चलो बच्चों, तो अपन आज चालू करते हैं चैप्टर नंबर 1, बेसिक कॉन्सेप्ट का रिवीजन। ये अपन ऑलरेडी क्लास में कवर कर चुके हैं, और यहाँ पे अपन इसे देख रहे हैं वापस से आईसीआई के मॉड्यूल से। ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर नीचे थोड़ी अरेंजमेंट हो सकती है, अपने नोट से कुछ डिफरेंट हो सकती है, लेकिन अपन के जो नोट्स है अपन को एंड में वही पढ़ने हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखिए चैप्टर चालू करते हैं। सबसे पहले कंटेंट आईसीआई ने क्या दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन। अपन को सिर्फ अपने एग्जाम्पल से लिंक करते जाना है जो अपन ने क्लास में देखे हैं। ठीक है। अपन ने याद है, अपन इंट्रोडक्शन में कहानी देखी टैक्सेस में कि अभी से क्या टैक्सेस लिए जा रहे हैं, फिर पहले भी लिए जाते थे। जो पहले राजा महाराजा उनका जो समय था उसमें भी क्या टैक्सेस वसूले जाते थे। और यहीं पे अगर अपन आज कम सिचुएशन को कंपेयर करें तो राजा कौन है सोसाइटी में? गवर्नमेंट है। इन केस फॉर एग्जांपल इन इंडिया, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए यार? इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट करना पड़ेगा या फिर इन द फॉर्म ऑफ खर्चा करना पड़ेगा सोसाइटी के ऊपर। क्यों करना पड़ेगा? डेवलप करने के लिए कंट्री को। अब आए हैं यार तो जनता के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पॉइंट्स हाईलाइट करके रखे हैं, तो किसी के पास अगर मॉड्यूल है, नोट्स नहीं है, तो वो सिर्फ इस हाईलाइटेड कंटेंट को रीड कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि वाई मीनिंग ऑफ टैक्सेस में सबसे पहले बना रहे हैं कि गवर्नमेंट टू मीट देयर कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटीज। ठीक है। तो इसके बाद आईसीआई ने यहीं पे बता दिया कि टैक्सेस के कौन से टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ये अपन आगे और डिटेल में भी देखेंगे रिविजनरी फॉर्म में। तो डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल दिया इनकम टैक्स, टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम। फिर इसके बाद इनडायरेक्ट इनकम में क्या एग्जांपल दिया? जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी अपन फाइनल लेवल पे देखेंगे। फिर उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या बोला? वाया टैक्सेस लेविड। तो वही अपना सेम एग्जांपल जो अपने क्लास में लिया था कि यार गवर्नमेंट है या फिर जो भी है राजा महाराजा, तो उनको पैसे क्यों चाहिए? ठीक है। क्योंकि एक तो उन्हें खर्चा करना है सोसाइटी के ऊपर। अब खर्चा करना है तो अपने घर से तो पैसे कोई लेकर आएगा नहीं। ठीक है। कि अगर आप सोचो कि कोई भी है पॉलिटिशियन तो अपने घर से पैसा लेकर आए भले, है ना, तो ऐसा तो वो तो उल्टा और पैसा ले जाने के रूप में कि हमें तो और घर लेके जाना है। तो यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे पैसा चाहिए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। खर्च करना है, डेवलपमेंट करना है कंट्री का, तो क्या? और यहाँ पे किस फॉर्म में लेगी गवर्नमेंट पैसा? इन द फॉर्म ऑफ टैक्स लेगी। तो ये क्या है? एक तो बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो गया फॉर दी गवर्नमेंट। रेवेन्यू इज रेज टू यूटिलाइज द मीटिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। लाइक अब देखिए वो एग्जांपल कि अपन पैसा क्यों ले रही है गवर्नमेंट? क्योंकि उन्हें खर्चा करना है किसके ऊपर? डिफेंस के ऊपर। ठीक है। एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, रोड्स एक्सेट्रा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है? पावर टू लेवी टैक्सेस। अब अपन ने पूरा यहाँ पे एग्जांपल देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी क्या पावर है। ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए आईसीआई ने अपने मॉड्यूल में किस हिसाब से बोला। आईसीआई ने पहले बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 265 में बिल्कुल मना कर देता है कि इंडिया में कोई भी टैक्स नहीं ले सकता एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। जब तक लॉ नहीं होगा तब तक इंडिया में कोई टैक्स नहीं वसूल सकता। अगर आपके पास भी कोई आएगा घर में, मान लो कि यार हमें पैसा चाहिए, इतना फॉर्म ऑफ टैक्स चाहिए, तो आप क्या उससे पूछ लो पहले कि सीधे पैसा दे दोगे, या फिर उससे पूछोगे कि यार आप किस बेसिस पे पैसा मांग रहे हो? फॉर एग्जांपल आपसे कोई प्रॉपर्टी टैक्स लेने के लिए आ गया घर पे, नगर निगम का बंदा, तो आप उससे क्या पहले पूछोगे यार आप कैसे टैक्स मांग रहे हो, किस चीज का है, कौन से साल का है, आपके पास कैसे पावर आई? ऐसे तो आप उसे टैक्स दे नहीं दोगे, है ना। तो यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला कि यार पहली बात तो आप किसी के पास भी पावर नहीं है कि वो आपसे आगे क्या टैक्स वसूल सके। लेकिन फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला? कॉन्स्टिट्यूशन आगे चल के बोला, कॉन्स्टिट्यूशन पावर दे रहा है आर्टिकल 246 में। पहले 265 में क्या मना कर दिया, फिर 246 में क्या पावर दे दी कि क्या गवर्नमेंट मिल के क्या मैटर्स के ऊपर लॉ बना सकती है। मैटर्स क्या? मैटर्स दिए हैं शेड्यूल 7th में। ये अपन किस में देख रहे हैं? आर्टिकल 246 में, कि शेड्यूल 7 है, उसके अंदर कुछ मैटर्स लिखे हुए हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट चाहे तो लॉ बना सकती है। ठीक है। फिर अपन देखिए फिर आईसीआई ने क्या बताया कि 7 शेड्यूल है। ठीक है। जो कि आर्टिकल 246 में, उसके अंदर 3 लिस्ट है। 3 लिस्ट मतलब बेसिकली क्या, कौन कौन से आइटम्स है या फिर मैटर्स हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। तो यहाँ पे देखिए उसमें 7 शेड्यूल के अंदर लिस्ट को कितने 3 हिस्सों में बांटा। पहली क्या बनाई? यूनियन लिस्ट बनाई। यूनियन लिस्ट मीन्स वो आइटम जिनके ऊपर एक्सक्लूसिव पावर किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सिर्फ वही उन मैटर्स के ऊपर लॉ बना सकती है। दूसरी लिस्ट कौन सी है? स्टेट लिस्ट। यहाँ पे एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। फिर तीसरी कौन सी लिस्ट बताई? कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब कि वो मैटर जिनके ऊपर दोनों गवर्नमेंट, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलके लॉ बनाना पड़ेगा। ठीक है। फिर उसके बाद अपन अभी क्या रीड कर रहे हैं? इनकम टैक्स। तो इन्होंने बताया कि यार आप देख तो रहे हो आर्टिकल 246, उसमें आप देख रहे हो शेड्यूल 7, उसके अंदर आप देख रहे हो यूनियन लिस्ट। ठीक है। यूनियन लिस्ट में आप देख रहे हो एंट्री नंबर 82। 82 में यूनियन लिस्ट में क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू मेक लॉ ऑन टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। हाँ, तो ये हाईलाइटेड अदर देन एग्रीकल्चर इनकम मीन्स आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि किसके ऊपर टैक्स बनाने की पावर नहीं है। तो आप ये बताइए कि सबसे पहले तो ये मैटर किस में, किसके कौन से लिस्ट में दिया हुआ है? यूनियन लिस्ट में दिया हुआ है। यूनियन लिस्ट में एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो इनकम टैक्स है ये कौन लेवी करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, अब ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया। अपन ने क्लास में क्या देखा था कि लॉ बड़ी चीज है। लॉ के अंदर क्या क्या आता है? एक्ट आता है, फाइनेंस एक्ट है, इनकम टैक्स रूल्स हैं, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन एंड लीगल डिसीजन सब आता है। और ये सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट के लिए है या फिर सारे लॉ के लिए? सारे लॉ के लिए। कि क्या लॉ बड़ी चीज है, इसके अंदर क्या क्या कवर होता है? एक्ट कवर होता है,
टैक्सेस रूल्स कवर होते हैं, फाइनेंस एक्ट है अपना, सर्कुलर नोटिफिकेशन एंड लीगल डिसीजन। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पे क्या है, इनकम टैक्स एक्ट जो कि अपन यहाँ पे रीड कर रहे हैं। यहाँ पे हम बेसिकली लॉ समझ रहे हैं कि कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ क्या क्या है। तो इसमें अपन ने पहली चीज क्या देखी, एक्ट देखी। एक्ट क्या है, एक्ट देखिए सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट क्या है, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ द इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो काम की चीज है आप सीधे उस पर आइए कि क्या एक सेक्शन है फॉर एग्जांपल, तो सेक्शन के अंदर उसे हमेशा हम सब सेक्शन डिनोट करेंगे या फिर क्लॉज डिनोट करेंगे या फिर सब क्लॉज डिनोट करेंगे। अपन ने क्लास में एग्जांपल देखा था कि क्या है, सेक्शन 2 है, उसके अंदर क्या दी गई है, डेफिनेशंस दी गई है। अब डेफिनेशंस हैं तो फॉर एग्जांपल पर्सन की डेफिनेशन है या फिर एसएससी की डेफिनेशन है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब कि क्या, अगर आप सेक्शन में सेक्शन 2 सब सेक्शन में जाके अगर आप एसएससी की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वो अपने आप में कंप्लीट है, इसके लिए आपको कोई दूसरा पार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, अगर वो इंडिपेंडेंट है तो अपन उसको डायरेक्टली किस चीज से डिनोट करेंगे, क्लॉज कह के, कि वो क्या है, क्लॉज है टू सेक्शन 2 फॉर इनकम टैक्स एक्ट। जितनी भी इसमें डेफिनेशंस दी गई है इसको अपन क्या डिनोट करेंगे, वो है क्लॉज। तो जब भी अपन रीड करेंगे सेक्शन 2 तो उसके बाद यहाँ पे अपन सब सेक्शन नहीं बोलेंगे, अपन बोलेंगे उसे क्लॉज बोलेंगे, कि सेक्शन 2 क्लॉज फॉर एग्जाम्पल 7 या फिर जो भी है। ठीक है, अब और अपन यहाँ पे ये बताइए सब सेक्शन कब बोलेंगे, अपन सब सेक्शन जब बोलेंगे जब जो भी उसके अंदर इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो क्या करेगी, वो डिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़िए देखिए जैसे कि क्या लिखा हुआ है, सबसेक्शन ऑन द अदर हैंड रिफर्स व्हेन पार्ट इज रिलेटेड विद अदर। ठीक है, फिर जब मींस जब अपन उसे टुगेदर पढ़ेंगे मतलब पूरे सेक्शन को अपन एक साथ पढ़ेंगे, जब भी अपन उसका एक कंप्लीट मीनिंग निकाल पाएंगे तो अपन उसको क्या बोलेंगे, सब सेक्शन बोलेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल सेक्शन 2 है तो उसमें क्या है, डेफिनेशन दी गई है और डेफिनेशन अपने आप में कंप्लीट है, तो अपन उसको सब सेक्शन नहीं बोलेंगे, अपन उसको क्या बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे। यहाँ पे देखिए सेम एग्जांपल दिया गया है, कि एग्जांपल क्या बोला है, क्लॉज है क्या ऑफ सेक्शन 2, क्योंकि यहाँ पे की क्या दी गई है, डेफिनेशन दी गई है और ईच वन ऑफ देम इज क्या है, इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं होगा कि सेक्शन 2 में जब अपन क्लॉज 1 ए डिफाइन करेंगे, जहां पे डिफाइन क्या करा है, एग्रीकल्चर इनकम, तो उसके लिए अपन को 1 सी या फिर कोई और भी पढ़ने की जरूरत है। जो क्लॉज 1 है वो अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट है, और उसको उसको अपन रीड करके क्या उसका पूरा मीनिंग निकाल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अपन क्या यूज करेंगे, क्लॉज वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सेक्शन 5 का जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल दिया गया है कि यहाँ पे क्या है, 2 सब सेक्शंस है, जो कि सब सेक्शन 1 है वो पहला क्या करता है, डिफाइन द स्कोप, ठीक है, ऑफ क्या, रेसिडेंट। ठीक है, फिर उसके बाद लेकिन जो सबसेक्शन 2 है वो क्या डिफाइन करता है, स्कोप ऑफ नॉन रेसिडेंट। और फिर आप ये देखिए, ईच सबसेक्शन इज रिलेटेड विद द अदर इन द सेम सेंस दैट ओनली वन रीड विद देम ऑल, वन गेट्स द कंप्लीट आइडिया रिलेटेड टू द स्कोप ऑफ टोटल इनकम। मींस आपको सबसेक्शन 1 भी पढ़ना पड़ेगा, आप सबसेक्शन आपको 2 भी पढ़ना पड़ेगा, जब भी आप क्या कर पाएंगे, पूरा स्कोप समझ पाएंगे उन चीज का। तो जहां पे ऐसा है कि वो क्या है, दोनों पार्ट उसके डिपेंडेंट है, तो अपन वहां पे क्या वर्ड यूज करेंगे, सब सेक्शन। लेकिन अगर वो खुद ही अपने आप में कंप्लीट है तो अपन सेक्शन के बाद क्या वर्ड यूज करेंगे, क्लॉज। जैसे कि फॉर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 2 है तो उसके साथ क्या वर्ड यूज होगा, क्लॉज यूज होगा। और अगर कोई दूसरा सेक्शन है जहां पे कि क्या है, फॉर एग्जांपल ये अपन ने भी एग्जांपल दिया सेक्शन 5 का, जो कि डील्स करता है किससे, यहाँ पे रेसिडेंट के स्कोप के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज होगा, सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखिए कि प्रोविजन एक्सप्लेनेशन का मीनिंग क्या होता है। तो अपन ने देखा कि क्या हो गया, सबसे पहले तो सेक्शन हो गया, सेक्शन के अंदर हो सकता है सब सेक्शन हो या फिर क्या हो, प्रोविजो हो। ठीक है, फिर प्रोविजो, सॉरी अपन ने क्या देखा कि सब सेक्शन हो कि या फिर क्या हो, क्लॉज हो। ठीक है, फिर उसके बाद अपन आगे जाते हैं, तो अपन अब क्या देख रहे हैं, प्रोविजो एंड एक्सप्लेनेशन। तो प्रोविजो अपन ने बेसिकली क्लास में क्या मतलब समझा था, कि प्रोविजो मींस कि अगर किसी सेक्शन के अंदर उनको क्या करना है, और एक्सेप्शन या फिर कंडीशन डालनी है। जहां पे अपन ने बातें लिखी है कि एक्सेप्शन मींस ऊपर तो अपन ने लिख दिया कि इट इज एप्लीकेबल, फिर नीचे अपन ने क्या करा, कंडीशन डाल दी या फिर रिस्ट्रिक्शन डाल दिया, तो वहां पे अपन क्या बोलेंगे कि ये क्या है, प्रोविजो इंसर्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए प्रोविजो मींस क्या, एक्सेप्शन एंड कंडीशंस। मीन फॉर एग्जांपल अगर हिंदी में बोलते क्या, लेकिन वर्ड का यूज कर दिया, कि ये ऊपर तो ठीक है लेकिन नीचे कुछ कंडीशंस है या फिर कुछ एक्सेप्शन है जहां पे चीज एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी। ठीक है, फिर और कहाँ पे, यहाँ पे अपन क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, प्रोविजो। एक्सप्लेनेशन का यूज होगा जहां पे फॉर एग्जांपल अपन को क्लैरिफिकेशन देना है, कि ऊपर अपन ने कोई पॉइंट्स लिख दिया कि इट इज एप्लीकेबल ऑन बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया, और अपन नीचे क्या कर दिया, क्राइटेरिया को एक्सप्लेन कर दिया, तो वहां पे अपन क्या वर्ड यूज करेंगे, एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे अपन ने कौन कौन सी चीज देखी, सेक्शन हो गया, सेक्शन के अंदर सब सेक्शन, क्लॉज हो गया, प्रोविजो हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया। अब
यहाँ पे देखिए एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या 80 जीजीबी एंड जीजीसी किस चीज के बारे में बात करता है, प्रोवाइड्स फॉर डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। लेकिन अब देखिए आगे क्या उन्होंने बोला, प्रोविजो दिया गया है। प्रोविजो क्यों दिया हुआ है, नो डिडक्शन शेल बी अलाउड इन द सेम सेक्शन। मींस क्या हुआ, उन्होंने कोई कंडीशन डाल दी, तो ये क्या हो गया, प्रोविजो हो गया। इसको एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं बोला, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या करा उन्होंने, कंडीशन डाल दी कि यार ऊपर तो क्या बोल रहे हो कि आपको डिडक्शन मिलेगा, प्रोवाइड फॉर डिडक्शन, लेकिन नीचे आपने क्या बोल दिया कि नो डिडक्शन शैल बी अलाउड। नो डिडक्शन मींस आपने क्या करा, उसमें एक एक्सेप्शन डाल दिया कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वो ये अपन आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो इस चीज को अपन क्या बोलेंगे, प्रोविजो। अभी आप इसमें मत उलझ जाइएगा कि ये अपन 80 जीजीबी जीजीसी क्या है, ये अपन आगे जब जिस क्लास में आएगा वो अपन जब कवर करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आप एक्सप्लेनेशन देखिए कि प्रोविजो क्या है और एक्सप्लेनेशन दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। फिर आप ये देखिए कि इनकम टैक्स एक्ट है, अपन एवरी ईयर देखते हैं इंडिया में क्या आता है, बजट आता है। और यहाँ पे ऐसा तो होगा नहीं कि यार एक बार अगर अपने टैक्स रेट फिक्स कर दिया कि फॉर एग्जांपल 30% या फिर कुछ भी अपन को लेना है तो वो सेम चलता रहे। आपको पता है कि इकोनॉमी ग्रो हो रही है, चेंजेस तो जरूरी हैं, तो क्या ये जो रेट है या फिर एक्ट है या फिर जो भी चीजें हैं इसके अंदर भी चेंजेस जरूरी है। तो फिर क्या इनकम टैक्स एक्ट में भी क्या चेंजेस होते हैं एवरी ईयर होते हैं। फिर उसमें क्या हो, एडिशन भी हो सकता है, सब्सटीट्यूशन भी हो सकता है कोई चीज ऐड करी हो या फिर किसी चीज को हटा दिया हो। और अब ये किसके थ्रू होता है, एनुअल फाइनेंस एक्ट के थ्रू होता है, जो कि पास कहाँ होता है, पार्लियामेंट में होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई हैं कि अपन ने कैसे टॉपिक को चालू करा। पहले अपन ने देखा कि टैक्सेस है, गवर्नमेंट के लिए जरूरी है, टाइप ऑफ टैक्सेस देखे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद अपन ने लॉ देखा, ठीक है, लॉ के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आ गए। उसके बाद अपन ने एक्ट को देख लिया कि लॉ के अंदर एक्ट आ गया। अब लॉ के अंदर इनकम टैक्स एक्ट तो अपन रीड कर ही रहे हैं, उसके बाद क्या फाइनेंस एक्ट भी अपन को रीड करना है। फाइनेंस एक्ट अपन ने अभी ऊपर समझा कि फाइनेंस एक्ट में क्या है, बेसिकली एवरी ईयर चेंजेस की जरूरत है। चेंजेस ऐसा तो होगा नहीं कि हर बार एक्ट में ही अपन चेंजेस करें, अपन चाहे तो वहां पे भी कर सकते हैं, लेकिन अपन ने क्या इसके लिए बकायदा एक प्रोसेस बना के रखा है कि अपन चेंजेस किसके थ्रू कर रहे हैं, फाइनेंस एक्ट अपन एवरी ईयर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और एवरी ईयर उसमें क्या कर रहे हैं, अपन की मर्जी के हिसाब से एज पर द नीड ऑफ द कंट्री अपन उसमें कुछ भी, गवर्नमेंट बेसिकली एडिशन भी कर सकती है और सब्सटीट्यूशन भी कर सकती है। अब अपन ठीक है आगे इसमें देखते हैं कि अपन फाइनेंस एक्ट में आ गए तो क्या एवरी ईयर क्या होता है कि फाइनेंस बिल है वो क्या होता है, पास होता है बोथ हाउसेज हाउसेज में पास होता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट मिलती है। उसके बाद ये क्या बन जाता है, फाइनेंस एक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली आप ये देखिए कि पहले क्या बोलते हैं उस चीज को, फॉर एग्जांपल बजट जो आता है तो पहले उसे क्या बोलते हैं अपन, फाइनेंस बिल बोलते हैं। फिर क्या होता है, फाइनेंस बिल क्या होता है, दोनों हाउसेज में लोकसभा राज्यसभा पास होता है वहां पे, जिसको अपन पार्लियामेंट बोलते हैं। फिर पार्लियामेंट के बाद क्या होता है, उसमें एसेंट मिल जाती है प्रेसिडेंट की। फिर जब वो प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं उसके बाद अपन उसी बिल को क्या नाम दे देते हैं, फाइनेंस एक्ट नाम दे देते हैं। ये हो सकता है आपको एमसीक्यू में पूछ लिया जाए व्हाट इज द, या फिर जो भी डिफरेंस है कि फाइनेंस बिल है तो इसमें क्या एसेंट देने के बाद वो फाइनेंस एक्ट बनता है या नहीं बनता है, इस तरीके से। फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा कि जो फाइनेंस एक्ट है, अब अपन देख रहे हैं कि बजट, पहले अपन ने ऊपर क्या देखा, अपन एक्ट को रीड करेंगे तो उसके अपन ने देखा कि क्या सेक्शन होगा, सब सेक्शन होगा, क्लॉज होगा, ठीक है। अब अपन क्या देख रहे हैं, अब यहाँ पे फाइनेंस एक्ट है तो फाइनेंस एक्ट के अंदर क्या है, फर्स्ट शेड्यूल है, ठीक है। उसके अंदर क्या है, 4 पार्ट्स हैं। अब ये जो 4 पार्ट्स है, अब ये अपन ने क्लास में भी देखा था कि पार्ट किस किस से डील करते हैं। अपन ने एक एग्जांपल भी देखा था कि जैसे पार्ट 1 है, किस चीज का पार्ट 1, फाइनेंस एक्ट का पार्ट 1 है। तो बेसिकली क्या बताता है, ये आपको इनकम टैक्स रेट बताता है। इनकम टैक्स रेट क्या, फॉर करंट असेसमेंट ईयर। अपन अभी आगे देखेंगे असेसमेंट ईयर क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद करंट असेसमेंट ईयर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी अपन क्या देख रहे हैं, फाइनेंस एक्ट 22, ठीक है। तो ये किसके लिए रेट बताएगा, असेसमेंट ईयर 22 23 के लिए, या फिर प्रीवियस ईयर 21 22 के लिए। ये अभी अपन क्लास में ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप असेसमेंट ईयर समझ रहे हैं ना। अपन आगे बेसिकली डेफिनेशन भी उसकी देखेंगे करता है। तो अपन ने क्या देखा, अपन ने फाइनेंस एक्ट देख लिया। फाइनेंस एक्ट के अंदर फर्स्ट शेड्यूल है, उसके अंदर 4 पार्ट थे, जिसमें से पहला पार्ट रेट बताता है करंट असेसमेंट ईयर के लिए, दूसरा पार्ट रेट बताता है किसके लिए, टीडीएस टीसीएस के लिए, फिर तीसरा पार्ट रेट बताता है किसके लिए, एग्रीकल्चर नहीं सैलरीज के लिए एंड एडवांस एक्सेसेस के लिए। फिर इसके बाद किसके लिए, पार्ट 4 अपन ने देखा, ये कंप्राइज किससे करता है, एग्रीकल्चर इनकम से। तो देखिए अपन ने अब क्या इनकम टैक्स एक्ट देख लिया, फिर इसके बाद अपन ने फाइनेंस एक्ट देख लिया। अपन क्या देख रहे हैं, रूल है। रूल अपन ने बेसिकली समझा था कि कोई भी अगर एक्ट है तो उसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि सेक्शन के अंदर ही सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे लिख दी जाए। उसके लिए क्या होगा, टाइम टू टाइम अपन को क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। अगर कुछ भी उसमें पॉइंट्स है जिसके ऊपर डाउट रेज हो रहा है तो क्या है,
रूल्स लेकर आएगी। अब रूल्स कौन लेकर आएगा? गवर्नमेंट तो इतनी फोकट है नहीं कि हर चीज के लिए रूल बनाए। तो यहाँ पे अपन ने क्या करा, एक अथॉरिटी देखी कि ये अथॉरिटी है, ये बेसिकली क्या करेगी, इस एक्ट से रिलेटेड जो भी क्लैरिफिकेशन या फिर जो भी जरूरत है एज पर द टाइम, ये क्या करेगी, उसके लिए रूल्स लेकर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने कौन सी अथॉरिटी देखी थी? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो ये क्या करेगी, इनको पावर दी गई है कि ये क्या करेगी, रूल्स बनाएगी फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट। मींस इस एक्ट को क्या करा कर जा सके, एडमिनिस्ट्रेशन करा जा सकता है, कि देखा जाए कि यार इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत तो नहीं है, या फिर कहीं किसी डाउट की है अगर गुंजाइश, तो फिर इसको क्या कर सके, ये सॉल्व कर सके फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और कलेक्टिवली ऐसा तो होगा नहीं कि एक रूल ये नोटिफाई करेगी उसके अंदर सारी क्लैरिफिकेशन दे देगी। ऐसे क्या, जितने भी रूल्स से क्लैरिफिकेशन देती जाएगी उन सबको कलेक्टिवली अपन ने क्या कहा, इनकम टैक्स रूल्स 1962। फिर रूल्स के अंदर सेम जो अपन ने डेफिनेशन देखी, प्रोविजो भी है और एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, अब तो नेक्स्ट अपन क्या देख रहे हैं, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन। ठीक है, तो अपने क्लास में क्या देखा था कि अगर प्रोविजन ऐसा तो होता नहीं कि बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, तो वहां पे क्या हो सकता है कुछ डाउट हो जिसको क्लैरिफाई करने की नौबत आ जाए। तो उस केस में क्या होता है, सीबीडीटी को पावर दी गई है, सीबीडीटी क्या कर सकता है, सर्कुलर इशू कर सकता है। अब सीबीडीटी है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी है। ठीक है, इनके अंडर में कौन आता है, सीबीडीटी के ऑफिसर्स आते हैं, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरा इसी के अंडर है। ठीक है, तो अब उनके लिए क्या हो जाएगा, उनके लिए तो मैंडेटरी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट के लिए तो क्या है, ये बाउंड हो जाएगा, डिपार्टमेंट को बाउंड, ये डिपार्टमेंट को मैंडेटरी फॉलो करना ही पड़ेगा जो भी सर्कुलर इशूड किसने करा है, सीबीडीटी ने। ठीक है, लेकिन एसएससी के ऊपर क्या है मैंडेटरी, अपने क्लास में एग्जांपल देखा था। तो वहां पे क्या है, एसएससी उस चीज को चैलेंज भी कर सकता है अगर उसके फेवर में ना हो, क्योंकि एसएससी के लिए मेन चीज क्या है, जो लॉ में लिखा हुआ है। ठीक है, आप सीबीडीटी क्या हो सकता है कि उसे अपने हिसाब से जो उनके बेनिफिट के लिए है उसके हिसाब से उसमें सर्कुलर में लिख सकते, लेकिन एसएससी क्या कर सकता है, उस चीज पे कॉन्फ्लिक्ट आगे जाके वो कर सकता है कि यार ठीक है मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ, ऐसा करके उसे चैलेंज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अपने नेक्स्ट क्या देखा था, नोटिफिकेशन देखा था। अपने क्लास में देखे थे एग्जांपल की, यहाँ पे बहुत सारे प्रोविजन होते हैं, यहाँ पे क्या लिखा होता है, टू बी नोटिफाइड या फिर एज पर नोटिफिकेशन या फिर एज पर रूल्स। ठीक है, वहां पे पावर दी गई रहती है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए नोटिफिकेशन कौन इशू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकते हैं या फिर सीबीडीटी कर सकते हैं। अब सीबीडीटी कहाँ पे इशू करेगी नोटिफिकेशन, रूल्स के केस में, क्योंकि रूल्स अपन ने ऊपर क्या देखा, रूल्स कौन क्रिएट करता है, सीबीडीटी इशू करता है। ठीक है, तो अगर वहां पे अगर ऐसी कोई चीज है, वहां पे किसी चीज को अफेक्ट देने की, रूल्स में भी अगर कोई प्रोविजन ऐसा लिखा हुआ है कि ये एप्लीकेबल जब होगा, एज मतलब कि या फिर कोई फ्यूचर डेट जब किसने नोटिफाई कर दिया, सीबीडीटी ने, तो फिर सीबीडीटी क्या करेगी, उसको अफेक्ट देने के लिए, मतलब उसकी एप्लीकेबिलिटी के लिए सीबीडीटी क्या करेगी, नोटिफिकेशन रिलीज करेगी। और यहीं पर अगर कोई प्रोविजन है जहां पे क्या लिख दिया कि एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, तो उस केस में उसको अफेक्ट देने के लिए क्या होगा, जो नोटिफिकेशन पास करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो क्या होगा, वो उस समय नोटिफिकेशन पास करेगी। ठीक है, तो नोटिफिकेशन अपन ने देख लिया कौन कौन निकाल सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी निकाल सकती है और सीबीडीटी भी निकाल सकती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट किस लिए निकालेगी, इनकम टैक्स एक्ट के लिए, और सीबीडीटी किस लिए निकालेगी, रूल्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने क्या देखा, अब देखिए अपन ने क्या लॉ के पार्ट देख लिए, उसमें अपन ने इनकम टैक्स एक्ट देख लिया, फाइनेंस एक्ट देख लिया। ठीक है, रूल्स देख लिए, फिर उसके बाद अपने सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन देख लिया, और लास्ट क्या हो गया, केस लॉ हो गया। ठीक है, इंडिया में आपको पता है अपने क्लास में देखा था सुप्रीम कोर्ट क्या है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, अपेक्स बॉडी है। ठीक है, इंडिया में यहाँ पे क्या होगा, कोई भी रूलिंग होगी, बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि क्या है, लॉ में नहीं है, या फिर ऐसा तो होगा नहीं कि कोई पर्सन सारे पॉइंट्स को कवर करके लॉ बना दे, तो ऐसा होगा नहीं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट छूटेंगे जो कि क्या होंगे, डिस्प्यूटेड होंगे, जिन पे डाउट होगा। तो उस पर क्या होगा, एसएससी जाके कोर्ट में चैलेंज करेगा उस चीज को, और फिर वहां पे क्या होगा, कोर्ट जाके अपना डिसीजन देगा। ठीक है, तो कोर्ट जब अपना डिसीजन देगा, सुप्रीम कोर्ट किसी हेयरिंग में अपना डिसीजन देगा, तो उसको क्या बोलते हैं, अपन लॉ ऑफ रैंड बोलते हैं। ठीक है, और क्या होगा, जब तक अगर ये रूल चेंज नहीं हो जाता, जब तक क्या होगा, इसको लॉ ऑफ रैंड अपने क्लास में देखा था क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब तक कोई रियल में प्रोविजन नहीं आ जाता, ठीक है, मतलब कि रियल में कोई कानून नहीं आ जाता, जब तक ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ये ही फॉलो किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया। ये क्या है, इसको एक लॉ की तरह देखा जाएगा। ठीक है, जब तक क्या हो, जब तक कोई नया लॉ पास नहीं हो जाता, इसलिए क्या बोलते हैं, इसे लॉ ऑफ लैंड बोलते हैं, जब तक कोई नया एक्ट ना आ जाए जो इसको सरपास कर दे। ठीक है, और फिर यहीं पे सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं वो क्या ऑल ओवर इंडिया फॉलो होंगे, और जो हाई कोर्ट है वो फॉलो होंगे विद इन देयर स्टेट रिस्पेक्टिवली।